मलेरिया क्या है? मलेरियल फीवर के बारे में, उसके कॉजेज़, उसके टाइप्स और उसके क्या क्या सिम्टम्स हैं, साथ में होम्योपैथिक उपचार के बारे में इस वीडियो के अंदर हम लोग चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर जे एस रंधावा, जयपुर से एक होम्योपैथ। मलेरिया एक प्लाज्मोडियम मलेरिया नामक कीटाणु से होता है, जो रक्त के अंदर मिलकर रक्त को दूषित कर देता है और मनुष्य रक्तहीन एनीमिक भी हो जाता है और उसके शरीर का रंग पीला पड़ जाता है। जो मलेरियल पॉइजन है वो हवा में, पीने के पानी में मिलकर और कितने ही स्थानों में मच्छरों के द्वारा भी शरीर में घुस जाता है। ये जो बुखार है, इसके बारे में विस्तार से मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। पर मलेरिया करीब करीब 8 प्रकार का होता है। पहला इंटरमिटेंट फीवर, दूसरा एग्यू जिसे जाड़ा बुखार भी कहते हैं, मार्श फीवर जो दलदली बुखार कहलाता है, दलदली एरियाज के अंदर होता है, क्लाइमेटिक फीवर जो ऋतु बदलने के अनुसार होता है, और कुछ गांव के हिसाब से भी होता है, जैसे चटगांव, पेशावर फीवर। ये भी मलेरियल के ही वैरायटीज़ हैं। तराई के इलाकों के अंदर जो मलेरिया है उसे तराई फीवर कहते हैं। रेमिनेंट फीवर जो स्व अल्प विराम ज्वर है, वो भी इसी का ही प्रकार है। मियाज़मेटिक डिजीज़ेस के अंदर जो बुखार होता है वो भी साधारणतः मलेरिया के ही प्रकार हैं। तो इस तरह से ये 8 प्रकार का मलेरिया है। मलेरिया ज्वर की हैं, उसकी 3 अवस्थाएं हैं। पहली है कोल्ड स्टेज, दूसरी है हीट स्टेज और थर्ड होती है स्वेट स्टेज। किसी भी बुखार के अंदर ये 3 अवस्थाएं, जिसमें जाड़ा लगकर बुखार आता है, उसके बाद में शरीर गर्म होकर उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, फिर पसीना आकर उसका बुखार छूट जाता है। इन तीनों लक्षणों का अगर स्पष्ट समावेश मिले, बिल्कुल स्पष्ट हों सारे सिम्टम्स, स्टेजेस, तो ये मलेरिया का एक कारण है और ये मलेरिया ही है, ये समझ लेना चाहिए। पर कभी कभी के इन तीनों अवस्थाओं में से कोई एक अवस्था कमज़ोर रह सकती है। जो पहली अवस्था है, जिसे कोल्ड स्टेज या शीत अवस्था कहते हैं, इसमें कंपी, शिवरिंग लगकर बुखार आता है, हाथ पैर ठंडे रहते हैं। ठंड के साथ में किसी एक हाथ, किसी पैर पे या कभी चेस्ट पर या अलग अलग स्थानों पर ये उत्पन्न होता है। जो ठंड है या जिसे जाड़े का दौरा कहते हैं, उस समय रजाई, कंबल, गद्दा ओढ़ना पड़ता है। ठंड इतनी लगती है कि दांत भी कटकटाने लगता है, उल्टी हो सकती है, बार बार जल्दी जल्दी वो पेशाब करता है, प्यास बहुत तेज लगती है और कभी नहीं भी लगती। हाथ पैर उसके ठंडे रहने पर भी थर्मामीटर में उसका ज्वर डिटेक्ट होता है। ये जो अवस्था है, ये 15-20 मिनट से लेकर आधा घंटा, 1-2 घंटे और या फिर थोड़ा इससे भी लंबा उत्पाद ये मचा सकती है। जो दूसरी अवस्था है, जिसके अंदर जिसे उत्पाद अवस्था कहते हैं या हीट स्टेज है, इसके अंदर जो बॉडी है वो बहुत गर्म हो जाती है। किसी को एक बार अगर जाड़ा तो एक बार उत्पाद मालूम होता है। अगर ताप या जो गर्मी है वो पूरी तरह प्रकट हो जाए तो 106 107 डिग्री सेल्सियस तक बुखार चला जाता है। और किसी दूसरे बुखार में ताप इतना बढ़ ज़्यादा ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पे डरने की बात है। पर मलेरिया के अंदर अगर इतना बुखार हो जाए तो इतना डरने की बात नहीं है। लेकिन ये स्पष्ट स्पष्ट होना चाहिए कि उसे मलेरियल फीवर ही है। माथे पर बहुत ज़्यादा दर्द होता है, प्यास लगती है, बाइल्स वोमिटिंग हो सकती है, शरीर के अंदर गर्मी लगती है, वो भूल के अंदर बकता है, शरीर में के जो वस्त्र हैं वो उतार देता है, बदन पे, हाथ पैरों में मरोड़ हो सकते हैं। ये अवस्था 3-4 घंटे से लेकर
7-8 घंटे तक हो सकती है, और पसीना आने की जो अवस्था है, तीसरी अवस्था, वो फिर आरंभ हो जाती है। तीसरी अवस्था पसीने वाली या स्वेट स्टेज है। इस अवस्था के अंदर रोगी को बहुत ज़्यादा पसीना आता है। पसीने से रजाई, चद्दर, तकिया वो सब भीग जाते हैं। सिर का दर्द अब घटने लग जाता है। भूख भी अब ऐसे थोड़ी लगने लगती है। प्यास बंद हो जाती है। कभी कभी प्यास थोड़ी रहती है। जो गर्मी है, उत्पात, वो थोड़ा घट जाता है। रोगी थोड़ा स्वस्थ हो जाता है और थोड़ा सोने की कोशिश करता है। इस समय जो ज्वर है वो 97-98 डिग्री तक उतर जाता है और रोगी को कमजोरी के सिवा और कोई तकलीफ महसूस नहीं होती। ये अवस्था कम से कम 14-15 घंटे तक रहती है। ये देखने में आता है कि मलेरिया का जो बुखार है किसी न किसी बंदे समय पर आता है, पर कभी कभी उस व्यक्ति को भी हो जाता है। इसलिए उसको 3 अवस्थाओं के अंदर हम लोग जानते हैं, जिसके अंदर कोटिडियन स्टेज है जो, उसमें जो बुखार है वो नित्य किसी एक बंधे हुए समय पर आता है, अर्थात 24 घंटे के बाद ही आता है। जो टर्शियन स्टेज है उसके अंदर ये 48 घंटों के बाद में आता है, और क्वार्टन स्टेज के अंदर ये 72 घंटों के बाद में रिपीट होता है। इस तरह से देखा जाता है कि बुखार 1 दिन, 2 दिन या फिर 3 दिन के बाद में बंद कर आता है तो वो मलेरिया का ही एक प्रकार है। अगर दिन में 2 बार बुखार आए तो उसे डबल क्वार्टिडियन कहते हैं। नित्य बुखार रहता है पर आने का समय या दूसरे जो उसके विषय हैं उसका कोई नियम नहीं है, तो उसको डबल टर्शियन कहते हैं। जो 3 दिनों में 2 दिन ज्वर आता है, 1 दिन नहीं आता है, इसे डबल क्वार्टन कहते हैं। एक तरह का और भी मलेरिया है, इसमें जो बुखार है उसका कोई विशेष बंधा हुआ नियम नहीं होता है, उसे इररेगुलर फीवर कहते हैं। मलेरिया की जो है उसको 4 प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं: इंटरमिटेंट, रेमिनेंट, पर्शियन और मलेरियल कैक्सिया। जो इंटरमिटेंट प्रकार का फीवर है और जो रेमिनेंट फीवर है, उसके विषय के अंदर मैंने अलग से वीडियो बना दिए हैं, आप उन वीडियोस को देख लें। जो पर्शियन भी और जो मलेरियल कैक्सिया है उसको हम लोग इसके अंदर थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। परनीसियस फॉर्म का जो मलेरिया है उसे दूषित मलेरिया भी कहते हैं। मलेरिया की जितनी श्रेणियां हैं उसमें इस श्रेणी का जो बुखार है उसके अंदर रोगी अक्सर आरोग्य नहीं होता और उसकी मृत्यु कई बार हो जाती है। इसको भी हम लोग 4 प्रकार की अवस्थाओं में बांट सकते हैं, जिसके अंदर बिलियस फॉर्म है जो पित्त रूप जनिक है, क्लोरिक है जिसे एल्जिट फॉर्म भी कहते हैं, इसके अंदर दस्त, वॉमिटिंग के लक्षण होते हैं। एस्थेनिक फॉर्म के अंदर बहुत ज़्यादा दुर्बलता होती है, और कंपोज के अंदर वो बेहोशी के अंदर हालत में पड़ जाता है, और एक हेमरेजिक स्टेज भी है जिसके अंदर रक्तस्राव भी होता है। ज्यों ही इन श्रेणियों के ज्वर पहले प्राय जो मलेरिया के तरह के जो लक्षण हैं वो भी इसमें साथ में दिखाई देते हैं। उसके बाद में 2-3 बार के बाद में जो इंटरमिटेंट है या रेमिनेंट फीवर है उसका आकार वो धारण कर लेता है। अंत में ये परनीसियस फीवर का रूप धारण करता है। इसमें 2-3 बार आक्रमण होने के बाद में कई बार रोगी परलोक सधार जाता है। परनीसियस ज्वर का जो भेद है उसके अंदर जो बिलियस न्यापैथिक प्रकार का है उसमें पित्त प्रकार के सभी लक्षण इसके अंदर दिखाई देते हैं, जैसे जीभ मैली हो जाती है, सांस में बदबू है, भूख नहीं लगती, कॉन्स्टिपेशन रहती है, सभी पेशियों में खासकर घुटनों के अंदर, कमर के अंदर दर्द होता है,
सियाटिका का दर्द हो सकता है इसमें। पैरों के अंदर जो पोटली है उसमें ऐंठन हो सकती है, क्रैम्प्स आ सकते हैं, न्यूरैल्जिक इरिटेशन हो सकता है। सिर के जो सामने वाला भाग है उसके अंदर बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है। जब इसके अंदर हीट स्टेज आती है बिलियस के अंदर तो नाड़ी तेज हो जाती है, हार्ट की जो क्रिया है उसके अंदर उत्तेजना आ जाती है, तापमान इसके अंदर 105 डिग्री तक चला जाता है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर बाइल वॉमिटिंग होती है, लोअर एब्डोमेन के अंदर, लीवर के अंदर, स्प्लीन वाली जगह पर वो हाथ नहीं लगा सकता, बहुत दर्द होता है। रोगी क्रमशः दुर्लभ रक्तहीन हो जाता है। इस तरह की बीमारी में कभी कभी उसे पतले दस्त भी आते हैं, खूनी दस्त भी आ सकते हैं। इसके अंदर जो ठंड है और पसीने वाली अवस्था है, यहाँ तो वो बहुत छोटी होती है या फिर कई बार नहीं भी होती, पर जो उत्पाद या हीट स्टेज है वो बहुत ज़्यादा प्रबल होती है। जो क्लोरिक फॉर्म है या एल्जिड फॉर्म है जिसके अंदर दस्त वॉमिटिंग होती है, इस श्रेणी के अंत को कॉलरा या हैजा के प्राय लक्षण इसमें मिलते हैं, जैसे दस्त के साथ में वॉमिटिंग है, प्यास बहुत तेज है, नाड़ी क्षीण है, तेज चलती है, सांस लेने की जो सांस लेना और छोड़ना बहुत तेज चलता है, गले की आवाज़ बैठ जाती है, ऐंठन होती है, पेशाब बंद होता है, पेशाब थोड़ा आ सकता है, नाड़ी लोप हो सकती है। रोगी को जो ठंड आती है उसमें उसका शरीर बर्फ़ की तरह ठंडा होकर हो जाता है, लेकिन भीतर उसके अंदर टेम्परेचर रहता है, थर्मामीटर के अंदर टेम्परेचर शो होता है। इससे भी रोगी कमज़ोर हो जाता है और मर भी सकता है। जो एस्थेनिक फॉर्म है मलेरिया की, उसके अंदर ये दुर्लभ प्रकार का है। इसके अंदर गहरी सुस्ती है, बहुत जल्दी जल्दी उसको नर्वस ब्रेकडाउन होता है, हार्ट की जो फंक्शंस हैं वो अनियमित हो जाते हैं। इस तरह के जो बीमारी है उसके अंदर रोगी को बहुत पसीना आता है और वह बहुत कमज़ोर हो जाता है, और कमज़ोरी के कारण इस परनीसियस एनीमिया के जो एस्थेनिक स्टेज है वो उसमें मर भी सकता है। जो इसकी कंपोज स्टेज है या जिसे कहें अज्ञान प्रकार का जो बुखार है, उसके अंदर पहले मस्तिष्क के अंदर जो रक्त की कंजेशन हो रहा है उसकी वजह से वो प्रलाप करता है, उसके बाद में उसे गहरी बेहोशी आ जाती है, वो कोमा में आ सकता है, शरीर लाल हो सकता है, नीले रंग का हो सकता है, जो मस्तिष्क की मेम्ब्रेन है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, और अंत में रोगी की मृत्यु मेनिंजाइटिस के कारण भी हो सकती है। परनीसियस के अंदर जो हेमरेजिक स्टेज है उसमें बुखार पहले धीमा है, रेमिनेंट है, और दूसरी बार बड़े वेग के अंदर वो फिर आक्रमण करता है। उसके मस्तिष्क का जो रक्त संचय है उसमें होता है, रोगी की उद्वेग और उसकी बेचैनी बढ़ जाती है, पेशाब थोड़ा थोड़ा आता है, उल्टी होती है, सिर दर्द होता है, टेम्परेचर इसमें बहुत ज़्यादा ऊंचा होता है, और कई प्रकार के डेलीरियम सिम्टम्स शो होते हैं। बेहोशी है, सांस लेने में कष्ट है, लीवर के अंदर, किडनीज के अंदर दर्द है, वहाँ इन्फ्लेमेशन हो सकता है, शरीर उसका एकदम जॉन्डिस की तरह पीला हो जाता है, नाक में, मुंह में, पकाशिया के अंदर, मल द्वार के अंदर, उसके लिंक्स के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है, और ब्लीडिंग अगर ज़्यादा हो जाए तो मृत्यु भी हो सकती है। जो मलेरिया कैक्सेसिया है उसको पुराना मलेरिया कह सकते हैं या क्रोनिक मलेरिया कहते हैं, क्योंकि ये बार बार जो मलेरिया के बुखार के जो लक्षण हैं वो इसके अंदर प्रकट होते हैं। इसके जो प्रधान लक्षण हैं उसके अंदर बुखार है वो जो धीमा धीमा रहता है, उसके अंदर जो स्प्लीन है वो बढ़ी हुई रहती है, स्प्लीन इतनी बढ़ जाती है कि वो नाभि की तरफ खिसक सकती है, लीवर उसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लीवर के अंदर भी बहुत दर्द होता है,
बहुत दिनों तक जब मलेरिया वाली ये जगह पर रहता है या थोड़े दिनों में रहकर भी वहाँ से वो क्विनाइन्स की सेवन करता है तो मलेरिया कैक्सेसिया के लक्षण उसमें आ जाते हैं। इसके अंदर सिर में चक्कर होते हैं, कान के अंदर भौं भौं सौं सौं की आवाज़ आती है, दृष्टि की शक्ति है वो घट जाती है, थोड़ा सा भी वो परिश्रम करता है या करने की कोशिश करता है तो उसे पसीना आ जाता है, जो उसकी पाकस्थली है, स्प्लीन है, उस जगह पे दर्द होता है, जी मिचलना, भूख नहीं लगना, सुबह के वक्त पतले दस्त, नींद नहीं आना, ये सब लक्षण उसके अंदर दिखाई देते हैं। बुखार इसमें थोड़ा रहता है 99 से लेके 101 102 डिग्री सेल्सियस तक। बीमारी जितनी भी पुरानी होती जाती है उसके हाथ पैरों के अंदर फूलते हैं और मुंह के अंदर घाव हो जाते हैं, उसमें से बदबू निकलती है, कोई व्यक्ति उसके पास नहीं बैठ सकता। रोगी रक्त शून्य हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है, शरीर का रंग पीला भी हो सकता है। बहुत दिनों तक अगर यह बीमारी हो जाए तो उसके अंदर ओडिमा या ड्रॉप्सी के सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं, नाक से खून भी बह सकता है, समूचे शरीर के अंदर फोड़े निकल सकते हैं और ये प्रधान लक्षण रक्तहीनता अनीमिया के उसमें होते हैं। मलेरिया के लिए जो होम्योपैथिक दवाएं हैं वो सिम्टम्स के हिसाब से चुनकर ही दी जाती हैं। मलेरिया के अंदर जो साधारणतः दवाएं दी जाती हैं उसमें एसिड नाइट्रिक है, एंटीम क्रूड है, एंटीम टार्ट है, एमोनियम पिक है, एपिस है, आर्निका है, अरेनिया है, आर्स है, आर्स आयोडियम है, सिनकोना है, कैमोमिला है, ऑस्टिकम है, कैंथ्रिस है, कैक्टस, सिना, सियोनंथस, कैलकेरिया, कैप्सिकम, कार्बोवेज, यूपेटोरियम पर्फ, फेरममेट, जेलसीनियम, ग्रेफाइटस, इपीकॉक, इग्निशिया, लेकेसिस, लाइकोपोडियम, नेट्रम म्यूर, नेट्रम सल्फ, नक्स वोमिका, पल्सटिला, ओडोफाइलम, साइलेशिया और सल्फर हैं। जो एसिड कार्बोलिक हैं या बैप्टीशिया है, कैम्फर है, सियोनेंथस है, फेरम फोस है, फेरम आयोड है, होलोडर्मा है, हीपर सल्फ है, मलेरियल ऑफ है, सेबाडीला है, सीपिया है, ट्यूबरकुलोसिस है, ये मेडिसिन इसके अंदर यूज होती हैं। जो भारतीय औषधियाँ भी हैं इसके अंदर जैसे क्विनाइन यूज कर सकते हैं, चिरेता है, नेट्रम म्यूर है, परवल है, वो दे सकते हैं। ये जो सभी दवाइयों के लक्षणों के अनुसार ही यूज की जाती हैं। हमारी होम्योपैथी का जो मूल मंत्र है, ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिजीज। रोग और रोगी की जो भी लक्षण हैं उनको ही ध्यान में दिया जाता है कि उसके क्या क्या लक्षण होते हैं, रोग का क्या नाम है, वो किस ऑर्गन के अंदर परिवर्तन हो रहा है और वो रोग की क्या प्रोग्नोसिस है, इसको हम लोग उस नाम से नहीं जानते हैं। सिम्टम्स के हिसाब से ही हम लोग इसकी चिकित्सा करते हैं। अब वो चाहे बुखार का कोई भी नाम हो, चाहे सविराम, इंटरमिटेंट हो, रेमिनेंट हो, मलेरिया हो। ठंड लगने के बाद में जो दवाएं दी जाती हैं, रोज अगर तीसरे पहर 1 बजे ठंड लगती हो तो आर्सेनिक, अगर 2 बजे लगती हो तो कैलकेरिया कार्ब, आर्सेनिक, लेकेसिस, 3 बजे ठंड लगती हो तो एपिस, सेड्रॉन, 3 से 4 बजे लगती हो तो लेकेसिस, थूजा, 7 से 8 बजे तक अगर लगती हो तो एस्कुलस, 5 बजे लगती हो तो सिनकोना, शाम को 6 बजे हिपरसल्फ, कालिकार, 7 बजे हिपरसल्फ, लाइकोपोडियम,
रस्टॉक्स, इपिकॉक। बुखार अगर नित्य पीछे घटता जाए तो जिनियम सल्फ नक्सवोमिका देते हैं। दोपहर के समय अगर वो होता है तो जेल्सिनियम। आधी रात को अगर होता है तो नक्सवोमिका, आर्सेनिक। रात को अगर 1 से 2 के बीच में है तब भी आर्सेनिक। रात को अगर 3 बजे है तो थूजा। सुबह 5 बजे है तो सिनकोना। सुबह अगर 7 से 9 बजे है तो यूपेटोरियम पर्फ। सुबह 9 से 11 बजे है तो बैप्टिशिया, कैक्टस, नक्स वोमिका और नेट्रम म्यूर कार्य करती है। बुखार अगर नित्य किसी बंधे हुए समय पर आता है तो एरेनिया, कैलकेरिया, आर्स, कैक्टस, सिड्रॉन, चिनियम सल्फ, इपिकॉक, सिनकोना और यूक्लिप्टस कार्य करती हैं। अगर मलेरियल बुखार प्रेत हर बसंत के अंदर आता है, स्प्रिंग के अंदर आता है तो कार्बोवेज, लाइकोपोडियम, सल्फर। अगर ये कोटेडियन है तो आर्सेनिक, चिनियम सल्फ, इग्निशिया, नक्स वोमिका और क्लम्बम है। और अगर ये कॉर्टिन में आता है तो चिल्लियम सल्फ, सिनकोना और हेलिबोरस है। अगर ये टर्शियन है तो कैलकेरिया कार्ब है, चिनियम सल्फ है, सिनकोना है, इपिकॉक है और लाइकोपोडियम है। अगर ठंड लगने के बाद में बुखार आ रहा है और वो ठंड अगर उसको पेट से लग रही है तो एपिस है, कैलकेरिया कार्ब है। पीठ से अगर ठंड लग रही है तो एपिस है, ढलका मारा है, यूपेटोरियम पर्फ है, जेल्सिनियम है, लेकेसिस है, नेट्रम म्यूर है और पायरोजिन है। पीठ या दोनों कंधों के बीच से अगर ठंड है तो एमोनियम म्यूर है, कैप्सिकम है, पायरोजन है और सीपिया है। पीठ से अगर उसके डोर्सल रीजन से आता है तो यूपेटोरियम पर्फ है, लेकेसिस है। पीठ के अंदर अगर कमर वाली जगह से है तो यूपेटोरियम पर्फ और नेट्रम म्यूर लाभदायक है। चेस्ट से, सीने से अगर हो रहा है तो सिनकोना। पैर के तलवों में अगर ठंड की उत्पत्ति होती है जब, तो जेल्सिनियम, लेकेसिस, नेट्रम म्यूर और सबेडेला कार्य करती है। नाक से अगर आती है तो मिनियंथिस इसमें कार्य करती है। घुटने से अगर ये ठंड स्टार्ट होती है तो एपिस कार्य करती है। प्यास के अनुसार भी हम लोग मेडिसिन विभाजित कर सकते हैं कि अगर प्यास ठंड लगने से पहले आए तो ब्राइनिया, कैप्सिकम, यूपेटोरियम पर्फ, चाइना, नेट्रम म्यूर। और ठंड लगने के बाद में अगर प्यास आती है तो आर्सेनिक। ठंड के समय अगर प्यास इन बिटवीन अगर लगती है तो एकोनाइट, ब्राइनिया, कैप्सिकम, कार्बो, कैमोमिला, सिना, इग्निशिया, नेट्रम म्यूर, नक्स वोमिका, रक्सटॉक्स, व्रेटम, एंटिम टार्ट, आर्निका, आर्सेनिक, कैलकेरिया, सिनकोना, हिपरसल्फ, एपिकाक और सल्फर लाभदायक हैं। शिवरिंग के बाद में और हीट स्टेज से पहले अगर प्यास लगती है तो आर्सेनिक, सिनकोना, ड्रोसेरा, पल्सटिला, सबेडिला, थूजा कार्य करेगी। प्यास के अगर हीट के एक समय आ जाए उस तो एकोनाइट, बेलाडोना, ब्राइनिया, कैलकेरिया, कैमोमिला, हिपरसल्फ, आयोस्काइमस, लेकेसिस, मर्क्यूरियस, नेट्रम म्यूर, रस्टॉक्स, कैप्सिकम, सिनकोना, नक्स, पल्सटिला, साइलेशिया और व्रेटम है। हीट के बाद समय प्यास नहीं रहती है तो आर्सेनिक, कैम्फर,
कैप्सिकम, कार्बोवेज, बेलाडोना, सिनकोना, हेलिबोरस, इग्निशिया, इपिकॉक, मर्कुरियस, नक्स मस्केटा, सबडिला, एपिस, बेलाडोना, लेकेसिस, पल्स्टिला, रस्टॉक्स, सेम्बुकस, सीपिया, स्पाइजिलिया, सल्फर और वेरेटम है। हीट स्टेज उत्पाद के बाद में अगर प्यास लगती है तो एमोनियम म्यूर है, सिनकोना है, नक्स, ओपियम और पल्स्टिला कार्य करेगी। पसीने के बाद में अगर प्यास लग रही है तो लाइकोपोडियम, नक्स वोमिका और सबडिला है। पसीने के समय अगर प्यास लगती है तो आर्सेनिक, कैमोमिला, सिनकोना, हिपरसल्फ, मर्क्यूरियस, नेट्रम म्यूर, रस्टॉक्स, स्ट्रेमोनियम और व्रेटम कार्य करेगी। प्यास अगर बिल्कुल ना रहे तो चिनियम सल्फ, सिनकोना, यूपिटोरियम पर्फ, नेट्रम म्यूर और जेल्सीनियम कार्य करती है। पहले जाड़ा और उसके बाद में हीट स्टेज आ जाए तो आर्निका, नेट्रम म्यूर, नक्स, कैप्सिकम, कार्बोवेज, सिनकोना कार्य करती हैं। अगर आगे जो हीट स्टेज है उसके पीछे अगर कंपन वाली स्टेज आती है तो कैलकेरिया, कैप्सिकम, नक्स वोमिका, सल्फर और लाइकोपोडियम कार्य करेगी। अगर कंपन और जो उत्पाद है वो प्राय क्रम से चलते हैं तो आर्सेनिक, कैलकेरिया, सिनकोना, मर्क्यूरियस, नक्स वोमिका, नाइट्रम म्यूर, सेबडिला और सल्फर कार्य करती है। हीट स्टेज और जो कंपन वाली स्टेज है, शिवरिंग स्टेज है, वो एक ही समय पर अगर आ जाते हैं तो आर्सेनिक, कैलकेरिया कार्ब, इग्निशिया, नक्स वोमिका, इपिकॉक, लाइकोपोडियम, सेबडिला, सल्फर कार्य करेगी। अगर उसको अंदर शिवरिंग लगती है लेकिन जो बाहर है उसके अंदर हीट स्टेज है, उत्पाद रहता है, तो आर्सेनिक है, कैलकेरिया है, इग्निशिया है, लेकेसिस, लाइकोपोडियम, नक्स वोमिका, सीपिया, सल्फर कार्य करती हैं। उल्टी वाले जो अगर लक्षण साथ में होते हैं तो यूपेटोरियम पर्फ और इपिकाक ज़्यादा बेहतर है। अगर अंदर से उसको गर्मी लगती है और बाहर उसको शिवरिंग है तो आर्निका, सिनकोना, मर्कसोल और सेबडिला है। पसीना और जो शिवरिंग है वो एक साथ अगर हो रही है तो लाइकोपोडियम, सेबडिला, आर्सेनिक, कैलकेरिया, नक्स वोमिका और थूजा अधिक लाभदायक हैं। शिवरिंग के बाद में पसीना है लेकिन वो बिना हीट स्टेज के अगर आ जाए तो कार्बो एनिमल, कॉस्टिकम, लाइकोपोडियम, कैप्सिकम, मैग्नीशिया और सेबडिला। हीट स्टेज और जो स्वेट स्टेज है वो एक साथ अगर आती है तो कैप्सिकम, हिपरसल्फ, नक्स वोमिका, ओपियम, सिनकोना, हेलिबोरस, इग्निशिया, इपिकॉक और सेबडिला है। हीट स्टेज के बाद में अगर पसीना आता है तो आर्सेनिक, इग्निशिया, इपिकॉक, कार्बो, सिनकोना, सिना, हिपरसल्फ, लाइकोपोडियम, ओपियम और सल्फर कार्य करती है।
इन जो होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं, अभी मैंने केवल इनके नाम ही बताए हैं, लेकिन कुछ मेडिसिन्स को मैं डिटेल में बताता हूँ। कि अगर कार्बोलिक एसिड मलेरिया के अंदर यूज़ होती है तो वो 30 पोटेंसी के अंदर कार्य करेगी। इसके अंदर जो स्प्लीन है, लीवर है, वो किसी कारणवश अगर उसके अंदर इंटरमिटेंट और मलेरियल फीवर है तो बहुत अच्छा लाभदायक होती है। इसके अंदर गैस के मतलब जो सड़ी हुई गैस है उस तरह का खून हो जाता है और बुखार आता है। जो कार्बोलिक एसिड है वो तब लाभ करती है जब रक्त के अंदर पॉइजनस या दूषित हो जाए, और कई बार ये जैसे प्रेगनेंसी के बाद में ये प्रॉब्लम आ सकती है। इसे सूती का ज्वर भी कहते हैं, सेप्टिशिया भी कहते हैं, सेप्टीमिया भी कहते हैं। जो सेप्टिक फीवर है उसके साथ में कार्बोलिक एसिड बहुत अच्छा कार्य करेगी। यहाँ कोई भी जीवाणु, बैक्टीरिया के बाद में, बैसिलस के बाद में बीमारी होती है तो उसके अंदर अगर ये जीवाणु या बैसिलस जल्दी निकल नहीं रहे हों, वो डिस्ट्रॉय नहीं हो रहे हों, तो भी कार्बोलिक एसिड बहुत अच्छा कार्य करेगी। इंटरमिटेंट फीवर के अंदर और जो उसके अंदर जो स्वेट स्टेज है और जो कोल्ड स्टेज है उसके अंदर बहुत जोड़ों से उसको जाड़ा लगता है। जरा से भी हवा लगने पर उसे ठंड लग जाती है, और इतनी ठंड लगती है कि वो आग में के आगे बैठ भी जाए तो भी उसका वो ठंड दूर नहीं होती। रोगी को ओंघाई का भाव लगा रहता है। हीट स्टेज के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी मालूम होती है और फिर बीच बीच में ठंड भी लगती है। स्वेट स्टेज, पसीने वाली स्टेज में खूब पसीना आता है, रात में पसीना बहुत ज़्यादा है, शरीर के जो कपड़े हैं वो भीग जाते हैं। कार्बोलिक वाला जो बुखार है वो जल्दी नहीं छूटता, रोज़ तीसरे पहर और कुछ कुछ धीमा बुखार होता है। ये जो सभी उसके जो डिस्चार्ज होते हैं वो सारे बदबूदार होते हैं, जैसे उसका स्टूल है, पखाना है, पेशाब है, और यहाँ तक कि उसके पसीने से और शरीर से भी बदबू आती है। बैप्टीशिया 30 के अंदर तब देते हैं। ये वैसे तो टाइफाइड के लिए बहुत अच्छी उसकी प्रधान मेडिसिन है, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। ये लक्षणों के हिसाब से, रोगी और रोग के लक्षणों के हिसाब से हम लोग इसे दे सकते हैं, अब वो चाहे उसे मलेरिया हो या टाइफाइड हो। अगर रोगी को ओंघाई आ रही हो, चेहरा उसका तमतमाया हुआ हो, घोर लाल रंग का हो, भूख नहीं लगती हो, आघोर भाव से कुछ देर के लिए चुपचाप पड़ा रहता हो, उसका जो मल मूत्र है, पसीना है, सब में बदबू आती है, मतवालों की तरह का भाव है, होश में रहने पर भी वो उसकी बॉडी में दर्द होता है, जिस करवट सोता है उस तरफ दर्द होता है, जो बेड है वो उसे बहुत हार्ड मालूम होता है, गहरी सुस्ती रहती है, सुबह बुखार भी कुछ घट जाता है परंतु 9-10 बजे फिर से बढ़ना शुरू हो जाता है। ये लक्षण अगर रहते हैं तो बैप्टीशिया दी जाती है। अब चाहे वो इन्फ्लुएंजा हो तो भी वो कारगर होगी। जो कैम्फर है वो 30 के अंदर बुखार में अगर दी जाती है तो उसके अंदर जो शरीर है वो बर्फ़ की तरह ठंडा हो जाता है, बहुत तेज़ है, उसको ठंड लगती है, बहुत ज़्यादा शिवरिंग होती है, थरथरा कर कांपता है, दांत भी उसके खटखटाते हैं, दांत वो गाड़ लेता है। और आश्चर्य का विषय यह है कि रोगी की जो शरीर है उस पर वो वस्त्र नहीं रखता है इतनी ठंड के बावजूद भी, बल्कि उसको ठंडक की इच्छा ही है होती है। इसके अलावा उसका शरीर गर्म जब होता है तो उसके अंदर जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उस समय शरीर को वो ढक लेना चाहता है। तो फिर हमें कैम्फर का स्मरण करना चाहिए। इंटरमिटेंट फीवर के अंदर जब कोल्ड स्टेज आती है तो शरीर पत्थर की तरह ठंडा हो जाता है, नाक है, उसके मुंह, आंखें बैठ जाते हैं,
बहुत देर तक वो स्थायी ठंड लगती है, पर वो शरीर का कपड़ा उतार देता है ठंड में। लेकिन जब हीट स्टेज आती है, ये थोड़ी देर तक ठहरने वाला उत्पाद होता है, और इस अवस्था के अंदर बल्कि वो कपड़े ओढ़ कर रखता है। स्वेट स्टेज के अंदर जो हीट के बाद में पसीना आता है, तो पसीना बहुत ज़्यादा आता है। इसका रोगी को बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाती है, और इस अवस्था में उसे प्यास भी नहीं लगती। एक कैंचला गुआ मेडिसिन है, CANCHLAGUA, कैंचला गुआ। ये 2x के अंदर हम लोग देते हैं जब पानी में कुछ देर हाथ डुबोकर रहने से उंगलियां जैसे सिकुड़ जाती हैं। उस तरह की अगर उंगलियों के सिकुड़न दिखाई दे तो ये दवा लाभदायक है। एक कॉर्नस फ्लोरिडा मेडिसिन है, CORNUS और FLORIDA। कॉर्नस फ्लोरिडा ये 3x के अंदर 6x में यूज़ करते हैं। ये क्विनाइन के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसके अंदर और इंटरमिटेंट फीवर के अंदर बहुत लाभदायक है। इसके जो साधारण लक्षण हैं उसके अंदर बुखार आने के या कुछ दिनों पहले, जैसे रोगी को अगर मानसिक प्रलाप है, थोड़ा थोड़ा सिर दर्द है, हमेशा औंधाई महसूस होती है, कोल्ड स्टेज के अंदर लसदार पसीना आता है, हीट स्टेज के अंदर उसका जी मचलता है, पित्त का वामन होता है, पानी की तरह के पतले पित्त के बाइल बिलियस दस्त आते हैं। इस अवस्था के बहुत जोरों से उसके सिर दर्द होता है। रोगी अनिच्छा भाव से पड़ा रहता है। रोगी का शरीर गर्म होता है, पर भीतर से उसको ठंड महसूस होती है। इससे रोगी का पेट का जो दोष है, बदहजमी है, एसिडिटी है, वो भी रहती है। यूकलिप्टस मदर टिंचर या 2x 3x में मलेरिया और इंटरमिटेंट फीवर के अंदर तब देते हैं जब किसी तरह का आराम जल्दी नहीं आता है। 2-4 दिनों तक रोगी खूब अच्छा है, फिर एकाएक उसे बुखार आ जाता है। इस तरह बहुत दिनों तक उसे बुखार लगता है, फिर उसका स्प्लीन बढ़ जाता है, और जो धात की तरह उसके शरीर है उसमें दर्द दिखाई देता है। दर्द के साथ में शरीर पर वह हाथ नहीं लगा पाता। स्प्लीन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कड़ी रहती है, बुखार जो है वो बढ़ जाता है, तो यूकलिप्टस काम करती है। अगर उसके स्प्लीन के कारण बुखार है, बदबूदार पतले दस्त हैं, पीप की तरह का कोई पदार्थ निकलता है, पीप युक्त कोई जख्म होते हैं उसके शरीर में, तो ये बहुत अच्छा कार्य करेगी। यूकलिप्टस के अंदर जो स्प्लीन है उसका जो भाग है उसके अंदर जैसे थक्के काटे रहने जैसा अंश हाथ लगाने से महसूस होता है। इसका जो माथा है, शरीर है, उसमें भी दर्द सभी समय रहता है, परंतु जो देह में दर्द है, अकड़न है, टनक है, वह रात में ज़्यादा बढ़ जाती है। सियोनेंथस मदर टिंचर के अंदर यूज होती है, CEANOTHUS। सियोनेंथस जो मेडिसिन है, ये स्प्लीन अगर बढ़ जाता है, बुखार आता है, और कितनी बार स्प्लीन के लिए एक पेटेंट दवा के रूप में कार्य करती है। यूकलिप्टस के साथ इसका डिफरेंस इस तरह से कर सकते हैं, इस सियोनेंथस के अंदर जो स्प्लीन है वो बहुत बड़ी और कड़ी हो जाती है, परंतु यूकलिप्टस के अंदर उसमें बढ़ने के साथ साथ दर्द है, डायरिया है, सिर और शरीर में दर्द होता है। इस तरह की जो प्रतिभाएं हैं वो कुछ भी नहीं होती है, जबकि सियोनेंथस में है। सियोनेंथस के अंदर स्प्लीन में एंटन होती है, और उससे उससे प्रॉब्लम होती है। जो फेरमॉर्स है उसके बारे में भी हम लोग स्प्लीन के अंदर लिवर के साथ में यूज़ कर सकते हैं। इसमें बराबर बने रहने वाला जो इंटरमिटेंट फीवर है या कंटिन्यूस फीवर है, बढ़ी हुई इसमें स्प्लीन है, बुखार के साथ में जो
चेहरा है, और यहाँ बुखार ना रहने पर जब विराम काल होता है तो वह रक्तहीन और सफ़ेद हो जाता है। बुखार के समय उसको कब्ज है, उसमें उसको मल के साथ में उसको खाया पिया हुआ पचता नहीं है, आम निकलती है इसलिए मल के अंदर। बुखार के साथ में जो तापमान है वो बहुत देर तक बना रहता है। जो ठंड है और हीट स्टेज है और स्वेट स्टेज है, उसमें किसी भी समय किसी भी अवस्था के अंदर उसे प्यास नहीं लगती है। फेरमाइड की तरह ही ये बहुत अच्छा कार्य करेगी, फेरमार्स के बारे में जो मैंने अभी आपको बताया है। हेलोडर्मा जो है वो 30 में तब यूज़ होती है जब रोगी के भीतर इतनी सर्दी मालूम होती है कि मानो उसका समस्त जो शरीर है वो बर्फ की तरह जम गया हो। ठंड से इस पैरों के ऊपर और पीठ के नीचे वो उतरती है। दाहिनी आंख के ऊपर भयानक दर्द होता है। थोड़े देर के लिए समूचा शरीर गर्म होता है, उसके साथ ही उसको फिर बर्फ की तरह ठंडा हो जाता है, उसे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। हीपरसल्फ 30-200 के अंदर देते हैं जब रोगी को सर्दी बिल्कुल भी सहन नहीं होती है। जरा सी हवा लगते ही उसे ठंड लग जाती है, इसलिए दरवाजे खिड़कियां वो बंद ही पसंद करता है। शाम को 6 से 7 बजे उसको ठंड लगती है। जो कोल्ड स्टेज है उसके अंदर उसको आमवात निकल आता है, और जो हीट स्टेज है उसमें वो दूर हो जाता है। ठंड घटने पर अगर आमवात होता है तो एपिस दी जाती है, और हीट स्टेज में अगर आमवात होता है तो इग्नेशिया देते हैं। आमवात को वैसे नॉर्मली जलपीती भी कहते हैं, और इसके अंदर इरिटेशन के साथ में स्किन फूल जाती है, और इंग्लिश में इसको अर्टिकेरिया कहते हैं। हीट स्टेज के अंदर अगर प्यास लगती है जब, तो हिपरसल्फ के अंदर साथ में उसको भयंकर सिर दर्द है, होंठ और मुंह के अंदर बुखार के जो हैं इरप्शंस वो निकल आते हैं। पसीने वाली अवस्था के अंदर हिपरसल्फ में उसको दिन रात पसीना होता है, और ये सब उपसर्ग जल्दी घटते नहीं हैं। शरीर में एक तरह की बदबू आती है, जीभ पर छाले हो जाते हैं। मलेरिया की एक मेडिसिन मलेरिया ऑफ, जो मलेरिया से का ही एक नोसोड है, उससे भी बनती है। इसमें 30 और 200 पोटेंसी और 1 MB यूज़ होती है। ये पानी में पत्ते गिराकर जब सड़ जाते हैं और उस पानी से फिर ये बनता है। स्प्लीन के अंदर लीवर का जो मलेरिया है, शिवरिंग है, तो जो मलेरिया का बुखार भीगने से बाद में होता है, सुस्ती है, कमजोरी बहुत ज़्यादा है। मलेरिया चाहे नया हो या पुराना हो, हाथ पैरों में इसमें ऐंठन हो, अंगड़ाई लेता हो, जमाई लेता हो, हमेशा बुखार का एहसास मालूम होता हो, बुखार इसमें स्पष्ट नहीं रहता, अरुचि रहती है, भूख नहीं लगती है, ये सब लक्षण मलेरियल ऑफ में दिखते हैं। आर्सेनिक और जो क्विनाइन का सेवन करते हैं, उससे जब बुखार आरोग्य होने के कुछ दिनों के बाद में अगर लक्षण फिर से आ जाएं तो मलेरिया रॉफ उसको ठीक करता है। मेनियंथस मेडिसिन है जिसमें MENYANTHIS, मेनियंथस जो मेडिसिन है वो 230 में देते हैं। ये कॉटन ज्वार के अंदर बहुत लाभदायक है। कोल्ड स्टेज के अंदर इसमें हाथ और पैरों की उंगलियों में बहुत ठंड मालूम होती है। इसके अलावा पेट के अंदर, पीठ में, समूची देह के अंदर सर्दी मालूम होती है, हाथ पैर बर्फ की तरह ठंडे हो जाते हैं, और शरीर के जो अन्य भाग हैं वह गर्म रहते हैं। हीट स्टेज के अंदर प्यास नहीं रहती, रह रहकर हीट आती है, मतलब टेम्परेचर बढ़ जाता है और रोगी प्रलाप में बकता है। स्वेट स्टेज के अंदर, पसीने वाले स्टेज के अंदर उसको रात भर पसीना आता है, वो मीट खाना चाहता है। क्विनाइन का जो अगर
साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उसके बाद में बुखार है तो भी ये कार्य करती है। सेपेडिला 30 के अंदर टर्शियन और कॉर्टियन जो बुखार है उसमें ये ज़्यादा फ़ायदा करती है। सेड्रॉन और अरेनिया के अंदर भी जो बुखार है जो इस समय पर बंधकर पीरियडिकली आता है, उस तरह से बुखार सेपेडिला में भी है। इसमें भी बंधकर एक समय पर आता है। बुखार का जो समय है वो दिन में 3 बजे और शाम से लेके 5 बजे तक होता है, और रात को 9 से लेके 10 बजे के बीच में आता है। जो इसमें कोल्ड स्टेज है उसमें प्यास नहीं लगती। इस अवस्था में देह के अंदर, बॉडी के अंदर बहुत दर्द है, उसको बहुत ज़्यादा सूखी खांसी आती है, और कोल्ड स्टेज घटना जब आरंभ होता है तो उसे प्यास लगनी शुरू होती है और कुछ देर तक ये कोल्ड स्टेज रहती है। हीट स्टेज जो उत्पाद अवस्था है उसके अंदर जो हीट स्टेज है वो इतनी स्पष्ट नहीं होती, प्यास बहुत थोड़ी बहुत रहती है, और जो ठंड लगकर जो उत्पात आएगा ठीक उसी तरह समय पर इसमें प्यास लग जाती है। हीट के अंदर जमाई भी आती है, वो अंगड़ाई लेता है, एक बार उसको कंपन महसूस होती है, फिर उत्पात आ जाता है। इस तरह से कभी चेहरे पर, कभी माथे के अंदर उसको हीट लगती है, उसके हाथ पैर ठंडे रहते हैं। पसीने वाली स्वेट स्टेज के अंदर रोगी सो जाता है, उसके माथा और मुंह पर बहुत ज़्यादा पसीना आता है, पैरों के तलवों में पसीना होता है, रात के अंतिम भाग में और सुबह के समय में पसीना ज़्यादा होता है। जब बुखार टूटता है तो भूख नहीं लगती, बिलियस या पित्त का वामन होता है, खट्टी डकारें आती हैं, पेट के अंदर भार होता है, पेट फूल जाता है, और उसको साथ में ठंड का भाव भी लगता है। तो ये सब सेबेडिला के सिम्टम्स हैं। सीपिया 30-100 में तब लाभदायक है, ये पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में ज़्यादातर, जो स्त्रियां नम्र स्वभाव की हैं उनमें अगर ये बीमारी हो तो ये ज़्यादा फायदा करती हैं। अधिकांश जो रोगी हैं इसके अंदर जो रोग है वो संध्या के समय ठंड लगकर उसको बुखार आता है, जरा से हिलने डुलने पर भी रोगी को ठंड महसूस होती है। ठंड से पीठ पीठ से आरंभ होती है, माथे में बेहतर तकलीफ होती है, सिर पर कपड़ा नहीं रख सकता। दिन के 11 बजे के समय उसके पैर ठंडे होकर उसको बुखार आता है, पैर इतने ठंडे रहते हैं मानो पानी के अंदर वो खड़ा हो। हीट स्टेज के अंदर इसमें प्यास बहुत कम रखती है, रह रहकर उसको हीट स्टेज आती है, रोगी का गला सूख जाता है तो भी उसे प्यास नहीं लगती, सिर में चक्कर आते हैं, बेचैन हो जाता है, और ये नीचे के अंगों से ऊपर की तरफ फिर उत्पात हीट उसको चढ़ती है। पसीने वाली जो स्वेट स्टेज है उसके अंदर बहुत पसीना आता है, नींद में खुलने से और थोड़ी देर का भी परिश्रम करने से उसको पसीना आ जाता है। सीपिया की एक विशेषता ये है कि रोगी जो कुछ भी खाता है उसे नमकीन ही महसूस होता है। टूबरकुलियम ये 200 पोटेंसी में, जो ऊंची पोटेंसी में देते हैं। ये औषधि बहुत ही परीक्षा करके देनी चाहिए। जिनके अंदर ट्यूबरकुलोसिस के लक्षण आते हैं या फैमिली हिस्ट्री है, जिनकी ग्रंथियां बढ़ जाती हैं, इंटरमिटेंट फीवर है, ठंड लगती है, सूखी खांसी है, तो ट्यूबरकुलर वोविनम मेडिसिन दी जाती है। प्रत्येक बार अगर ठंड लगने के बाद में खांसी आ जाती है, रोगी को जरा सी भी ठंड लग जाती है, सर्दी हो जाती है, सर्दी बहुत ज़्यादा देर तक रहती है, फिर उसे ठंड लगने की और सर्दी होने के बाद में उसे बार बार ये प्रॉब्लम होती रहती है, तो रोगी को खूब सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि उसे पता है कि सर्दी लगकर ही उसे ठंड आती है, बुखार लगता है। बुखार छूटना ही नहीं चाहता, और अगर छूट भी जाता है तो फिर से लौट कर आ जाता है। एक बार अगर बुखार हुआ तो आर्सेनिक दिया तो आराम हुआ,
फिर बुखार हुआ तो इग्नेशिया दिया, आराम हुआ। अगर फिर से ज्वार हुआ तो नेट्रम्यूर दिया तो आराम हुआ। पर प्रत्येक बार अगर बुखार हो और लक्षण बदलते रहते हों तो रोगी को किसी भी तरह से स्थायी फायदा ना हो तो ऐसे स्थान पर ट्यूबरकुलिनियम वोविनम बहुत ज़्यादा फायदा करती है। जब किसी बीमारी में किसी दवा से के ठीक से लक्षण नहीं मिलते हों, रोगी की अवस्था तीसरे पहर अच्छी नहीं हो, रोगी खाता पीता है पर ताकत नहीं मिलती, उसको स्पष्ट जो बुखार है वो पता नहीं लगता कि कौन सा बुखार है, टीबी का भी संदेह होता है, तो उस समय यह दवा बहुत अच्छा कार्य करती है। रेमिनेंट फीवर है या अन्य प्रकार के जो रोग बुखार हैं, उनके लक्षणों के अनुसार अगर ठीक से दवा देने पर भी बुखार नहीं छूटता, एंटीसोरिक मेडिसिन, एंटीसाइक्लिक मेडिसिन देने पर भी कोई फायदा नहीं होता, तो ये ट्यूबरकुलिस वोविनम बहुत अच्छा फायदा करेगी। परनियस परनिशियस जो मलेरिया है, उसके अंदर जो बिलियस या पित्त प्रकार का जो मलेरिया है, उसके अंदर एकोनाइट, ब्राइनिया, क्रोटेलस, पोडोफाइलम और मरकरी काम करती है। एल्जिड या क्लोरिक जो फीवर है इसके अंदर, पर परनिशियस मलेरिया के अंदर, जिसमें दस्त वाले जो भाव होते हैं, तो कैम्फर, ब्रेटम, एल्ब और कभी कभी पोडोफाइलम भी देते हैं। एस्थेनिक प्रकार या जो जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कमजोरी होती है तो आर्सेनिक, चाइना और अस्टॉक्स देते हैं। कंपोज प्रकार के अंदर जिसमें बेहोशी होती है तो ओपियम अच्छा कार्य करेगी। हेमरिज प्रकार का अगर परनीसियस मलेरिया है तो क्रोटेलस, लैकेसिस, आर्सेनिक, बेलाडोना, एसिड फॉस इत्यादि देते हैं। जो मलेरिया कैक्सिया है उसके अंदर आर्सेनिक, चीनियम आर्स, फेरम आर्स, आर्सेनिक आयोड, नेट्रम म्यूर उच्च शक्ति के अंदर देंगे। फेरमेट, लाइकोपोडियम, लेकेसिस, कैलकेरिया कार्प, कैलकेरिया आर्स और सल्फर कार्य करती है। कैक्सिसिया में जब स्प्लीन या लीवर बढ़ जाए तो मर्क्यूरिस बिनॉइड दवा जो है, इसके अंदर ग्लैंड्स भी बढ़ जाते हैं और जिस सब प्रकार या सर्वधारण जो दवा है उसके अंदर ये जो ग्लैंड्स बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेटरी पेनफुल हो जाते हैं, तो मर्क्यूरस बिनॉइड मलेरिया कैक्सिया के अंदर बहुत अच्छा लाभ देगी। मलेरिया के अंदर जो मैंने मेडिसिन्स बताई गई हैं वो किसी योग्य होम्योपैथिक चिकित्सक की सलाह पर लें। कुछ में स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती हैं, कई बार प्रोनाउंसिएशन के अंदर मैं अटक रहा हूँ, तो उसको आप इग्नोर करें। मलेरिया से आप लोग बचाव भी करें, मच्छरदानी का उपयोग करें, घरों के अंदर कूलर के अंदर पानी इकट्ठा मत होने दें और समय समय पर उसे साफ करते रहें, क्योंकि ये मलेरियल जो मॉस्किटोज हैं ये साफ पानी के अंदर ही प्रोड्यूस होते हैं। मलेरिया के अंदर इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।